नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसका नाम मतलब मोबाइल फोन का दूसरा नाम बन गया था। नोकिया। हाँ, फिनलैंड की एक छोटी सी पेपर मिल से दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी और फिर अर्श से फर्श तक। इस कहानी में ना बहुत कुछ है सीखने को। बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करेंगे। आज और हमने इसके लिए काफी कुछ देखा है, मतलब कुछ आर्टिकल्स हैं, एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट भी है नोकिया की मार्केटिंग पर। अच्छा। हाँ, स्क्रिप्ट पे मिली। अच्छा। और खुद नोकिया की वेबसाइट से भी काफी जानकारी मिली है। बढ़िया। तो इनसे ना नोकिया के उतार चढ़ाव, उनकी स्ट्रैटेजी, वो आइकॉनिक फोन और आज वो कहाँ है, इसकी काफी अच्छी तस्वीर मिलती है। तो इरादा साफ है समझना कि हुआ क्या। मतलब कैसे एक कंपनी जो इनोवेशन का सिंबल थी वो स्मार्टफोन की रेस में इतनी पीछे कैसे रह गई। सही बात है। और आज जब ये HMD ग्लोबल वाला लाइसेंस भी खत्म होने वाला है और कुछ नई पार्टनरशिप की भी बातें चल रही हैं, कहाँ है नोकिया आज। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, एकदम जड़ों से। हाँ, तो नोकिया की कहानी शुरू होती है 1865 में। फिनलैंड एक पेपर मिल फ्रेडरिक इदेस्ताम ने शुरू की थी। पेपर मिल मतलब मोबाइल कंपनी और शुरुआत कागज से है ना, अजीब बात। हाँ बिल्कुल। और वो सिर्फ कागज तक ही नहीं रुके, टाइम के साथ मतलब रबर, केबल्स, अलग अलग फील्ड में गए और फिर आई टेलीकॉम में। अच्छा, 60 के दशक में ही उन्होंने मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन पर काम शुरू कर दिया था। ओह, काफी पहले। और फिर आया 80s का दशक, मोबाइल फोन की कह सकते हैं पहली झलक। 1982 में नोकिया का पहला कार फोन आया, मोबाइरा सेनेटर। कार फोन? हाँ, और वजन करीब 10 किलो। 10 किलो, बाप रे। फिर 2 साल बाद आया मोबाइरा टॉकमैन। वो थोड़ा हल्का था, 5 किलो का। 10 से 5 किलो तरक्की तो थी, पर आज सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। असली गेम चेंजर आया 1987 में, मोबीरा सिटीमैन 900। अच्छा, सिटीमैन। हाँ, वजन घटकर सिर्फ 800 ग्राम। उस जमाने के हिसाब से बहुत कॉम्पैक्ट। महंगा था, करीब 4,500 यूरो का, पर पॉपुलर बहुत हुआ। इसने नोकिया को मोबाइल हार्डवेयर में एक पहचान दी। और फिर वो हिस्टोरिक मोमेंट 1991, दुनिया का पहला GSM कॉल वो नोकिया इक्विपमेंट से हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर था मोबाइल टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल। और इसके फौरन बाद 1992 में नोकिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा अब पूरा फोकस सिर्फ टेलीकॉम पर। स्ट्रेटेजिक मूव। हाँ, और उसी साल उन्होंने अपना पहला डिजिटल हैंडहेल्ड GSM फोन लॉन्च किया, नोकिया 1011। और ये फैसला मतलब कितना सही साबित हुआ। नोकिया ने तो रॉकेट की स्पीड से तरक्की की। हाँ, इतनी तेजी से कि 1998 आते आते उन्होंने मोटोरोला जैसी बड़ी कंपनी को पीछे छोड़ दिया। मोटोरोला को, वाव। हाँ, दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन मेकर बन गए। ग्लोबल मार्केट शेयर करीब 25% था तब। हुआ नोकिया का वो गोल्डन पीरियड जिसके लिए हम सब उन्हें जानते हैं। और वो दौर वाकई मतलब कमाल का था। लेट 90s से मिड 2000s तक नोकिया का ही राज था। 2008 तक दुनिया के करीब 40% मोबाइल फोन नोकिया के थे। भारत जैसे मार्केट में तो सुना है 70% तक शेयर था उनका। हाँ बिल्कुल। उस टाइम के टॉप 50 मॉडल देखो तो उसमें से टॉप 20 तो नोकिया के ही होते थे। गजब। और इसी दौर में आए वो फोन जो आज भी याद है। सबसे फेमस शायद नोकिया 1100 है। अरे हाँ, 1100 वो तो सबके पास होता था एक टाइम पे। हाँ, 2003 में लॉन्च हुआ था, भारत में शायद 2005 में आया। हाँ। और दुनिया भर में करीब 25 करोड़ यूनिट्स बिकी। 25 करोड़? आज तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है ये। हाँ, आज तक का रिकॉर्ड है। कमाल है। ये दिखाता है कि उस वक्त लोग क्या चाहते थे फोन में, सिंपल भरोसेमंद चीजें। एग्जैक्टली। और नोकिया ने यही नब्ज पकड़ी, सादगी, मजबूती, कम कीमत। भारत में शायद 4000-5000 का था ये। हाँ हाँ, उसी रेंज में था। बैटरी लाइफ 400 घंटे स्टैंड बाय, और वो टॉर्च लाइट जैसी छोटी मगर काम की चीज। टॉर्च तो बहुत काम आती थी। हाँ, मतलब बेसिक फंक्शन पे फोकस था, कॉल, SMS, कैलेंडर, कैलकुलेटर। इसने आम आदमी तक मोबाइल पहुंचाया। डिस्प्ले मोनोक्रोम था, 96x65 पिक्सल का। आज अजीब लगे पर तब काफी था। हार्डवेयर तो था ही मजबूत, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर, वो सिम्बियन OS, उसने भी तो बड़ा रोल प्ले किया। वो उनका स्मार्टफोन वाला दांव था। हाँ, सिम्बियन की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। जड़ें तो 1980s के पायोन सॉफ्टवेयर में है। अच्छा। फिर 1998 में पायोन, सोनी एरिक्सन, मोटोरोला और नोकिया, इन सब ने मिलकर सिम्बियन लिमिटेड बनाई। वैसे पहला सिम्बियन फोन सोनी एरिक्सन का था, R380, 2000 में। ओके, लेकिन नोकिया ने इसे बड़े स्केल पर यूज किया और पॉपुलर बनाया ना, क्या खास था इसमें? सिम्बियन पहला सही मायनों में ओपन सोर्स मोबाइल OS था।
इसने थर्ड पार्टी डेवलपर्स को एप्स बनाने की आज़ादी दी। ये उस टाइम बड़ी बात थी। यूज करना आसान था और इसकी वजह से कम कीमत वाले स्मार्टफोन बनने लगे। स्मार्ट, हाँ। तभी तो 2006 तक 10 करोड़ यूजर हो गए थे इसके, और 2010 तक स्मार्टफोन मार्केट का लगभग आधा हिस्सा, मतलब 49.3% सिम्बियन का था। लगभग 50%? हाँ, ये जावा एमई, C++, पाइथन, कई टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता था। वो नोकिया कम्युनिकेटर सीरीज, N95, एनगेज, ये सब हिटफोन सिम्बियन पर ही चलते थे। तो प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी तो जबरदस्त थी, मार्केटिंग भी उतनी कमाल की रही होगी। उस स्क्रिप्ट रिपोर्ट क्या कहती है ब्रांडिंग के बारे में? कनेक्टिंग पीपल, ये तो आज भी याद है सबको। बिल्कुल, रिपोर्ट यही बताती है कि नोकिया ने खुद को एक भरोसेमंद दोस्त की तरह पेश किया, टेक्नोलॉजी को इंसानी टच दिया, ह्यूमन टेक्नोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट। ह्यूमन टेक्नोलॉजी। उनकी ब्रांड पोजीशनिंग थी एस्पिरेशनल, बेनिफिट बेस्ड और इमोशनल। प्रोडक्ट डिजाइन भी यूजर पे फोकस था। वो गोल शेप, बदलने वाले कवर, सॉफ्ट कीपैड्स, ये सब लोगों को पसंद आता था, एक्सेसरीज के साथ। प्राइस शुरू में महंगा था, पर बाद में हर सेगमेंट के लिए फोन ले आए, तो कॉम्पिटिटिव हो गया। हाँ। प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो कमाल का था। छोटे शहरों, गांव तक पहुंचती उनकी। और प्रमोशन में वो नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स पर ही फोकस करते थे। उनका टारगेट ऑडियंस कौन था? मतलब क्या किसी खास क्लास के लिए बना रहे थे? नहीं, यही तो उनकी खूबी थी। वो ग्लोबल मार्केट को टारगेट कर रहे थे, हर उम्र, हर इनकम ग्रुप, मेट्रो से लेकर गांव तक। अच्छा। वो रिपोर्ट का स्वॉट एनालिसिस भी यही दिखाता है। स्ट्रेंथ थी उनकी मार्केट लीडरशिप, ब्रांड वैल्यू। वीकनेस में बढ़ती कॉस्ट, कुछ सेगमेंट्स का सैचुरेट होना। अपॉर्चुनिटी थी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, और थ्रेट बढ़ता कंपटीशन और लाइसेंसिंग कॉस्ट। और शायद यही थ्रेट उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। 2007 एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया और मोबाइल की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। नोकिया ने कैसे रिएक्ट किया इस पे? और बस यहीं से कहानी में वो बड़ा मोड़ आया और नोकिया की गलतियां सामने आने लगी। सबसे बड़ी गलती, सिम्बियन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। मार्केट तेजी से टच स्क्रीन और ऐप इकोसिस्टम वाले iOS और एंड्रॉयड की तरफ जा रहा था, पर नोकिया सिम्बियन से ही चिपका रहा। लेकिन सिम्बियन टच के लिए उतना अच्छा नहीं था ना? हाँ बिल्कुल, टच इंटरफेस के लिए ऑप्टिमाइज नहीं था, ऐप स्टोर भी बहुत कमजोर था। पर क्यों इतनी बड़ी कंपनी, इतने समझदार लोग, वो देख नहीं पाए ये बदलाव? इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक तो शायद ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्हें लगा हमारा ब्रांड नेम ही काफी है, लोग QWT कीपैड ही पसंद करेंगे, टच स्क्रीन कौन लेगा। अच्छा, ये सोचती। हाँ, दूसरा, कंपनी का फोकस हार्डवेयर इनोवेशन पर ज्यादा था। सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, उसकी अहमियत शायद समझ नहीं पाए। वो फैसले लेने में भी बहुत धीमे रहे। वो स्वॉट याद है? शायद अपनी स्ट्रेंथ, मतलब ब्रांड और मार्केट शेयर, उसी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे कामयाबी कई बार आने वाले खतरों को देखने नहीं देती। उन्होंने शायद ये नहीं समझा कि लड़ाई अब सिर्फ हैंडसेट की नहीं, पूरे इकोसिस्टम की है। OS, एप्स, सर्विसेज। और फिर फरवरी 2011 उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से हाथ मिला लिया। ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, वो बहुत बड़ा। लेकिन ये कदम उन्हें बचाने के बजाय मतलब और मुश्किल में डाल गया। ऐसा क्यों? इस डील में नोकिया ने सिम्बियन को छोड़ने और अपने स्मार्टफोन्स के लिए विंडोज फोन OS अपनाने का फैसला किया। विंडोज फोन? हाँ, लूमिया सीरीज आई थी। हाँ, लूमिया। दिखने में अच्छे थे फोन, कैमरे भी बढ़िया थे, लेकिन विंडोज फोन इकोसिस्टम वो iOS और एंड्रॉयड के सामने कहीं नहीं टिक पाया। ना एप्स थे, ना उतने यूजर्स। तो इस पार्टनरशिप का नतीजा क्या निकला? नतीजा सबके सामने है। नोकिया के शेयर बुरी तरह गिरे, सिम्बियन मार्केट से गायब ही हो गया। भारत जैसे देश जो उनका गढ़ था, वहां भी पकड़ खत्म हो गई। कितना फर्क पड़ा मार्केट शेयर में? 2007 में जहां भारत में 58% मार्केट शेयर था, 2012 तक आते आते स्मार्टफोन शिपमेंट में 65% की गिरावट आ गई 2000 के मुकाबले। 65% ड्रॉप बहुत ज्यादा है तो। हाँ, और आखिरकार 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का पूरा मोबाइल डिवीजन ही खरीद लिया, करीब $7 बिलियन में। और बाद में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, उन्होंने भी माना कि ये गलती थी। हाँ, उन्होंने कहा था माइक्रोसॉफ्ट भी इस बिजनेस को चला नहीं पाई और उन्हें भी इसे बेचना पड़ा। जिसके बाद एंट्री हुई HMD ग्लोबल की 2016 में। ये कौन है? इनका नोकिया से क्या कनेक्शन है? HMD ग्लोबल फिनलैंड की ही कंपनी है। इसे नोकिया के ही कुछ पुराने एम्प्लॉइज ने शुरू किया था। अच्छा, नोकिया के ही लोग। हाँ, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से वो बिजनेस खरीदा,
और नोकिया ब्रांड नाम इस्तेमाल करने का 10 साल का लाइसेंस लिया 2026 तक। उन्होंने एंड्रॉयड वाले नोकिया स्मार्टफोन लॉन्च किए। शुरू में लगा था कि शायद कुछ बात बनेगी, लेकिन अब तो HMD ग्लोबल भी अपना अलग रास्ता बना रही है। सुनने में आया है कि वो नोकिया ब्रांडिंग कम कर रहे हैं। बिल्कुल। 2024 से HMD ने अपने नाम से फोन लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं, HMD पल्स वगैरह। अच्छा, HMD नाम से? हाँ, अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया सब जगह से नोकिया का जिक्र बहुत कम कर दिया है। अब नोकिया ब्रांड ज्यादातर फीचर फोन के लिए यूज हो रहा है। मतलब वो क्लासिक बटन वाले फोन? हाँ, वही। ऐसा लग रहा है कि HMD 2026 के बाद नोकिया ब्रांड पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। तो फिर ओरिजिनल नोकिया कंपनी वो आजकल क्या कर रही है? फोन तो अब वो बनाते नहीं। मोबाइल हैंडसेट वाला बिजनेस बेचने के बाद नोकिया ने अपना पूरा ध्यान 2 चीजों पे लगाया है, टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग। नेटवर्क इक्विपमेंट मतलब जैसे 5G टावर वगैरह? हाँ, बिल्कुल। 5G, 6G और दूसरी वायरलेस टेक्नोलॉजी के हजारों पेटेंट्स हैं उनके पास। बहुत बड़ा खजाना है ये। सैमसंग, एप्पल, हॉवे जैसी बड़ी कंपनियां भी उनके पेटेंट्स इस्तेमाल करने के लिए उन्हें रॉयल्टी देती हैं। ये अब उनका मेन बिजनेस है। और उनकी वो रिसर्च वाली विंग बेल लैब्स, उसकी भी तो अपनी एक लेगेसी है। अरे हाँ, बेल लैब्स। टेक्नोलॉजी की दुनिया को क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने। ट्रांजिस्टर, लेजर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ भी? अच्छा। हाँ, और माइमो टेक्नोलॉजी जो आज के वाईफाई और 5G को इतना तेज बनाती है। ये इनोवेशन की लेगेसी आज भी नोकिया की ताकत है। वो चांद पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क बनाने जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। चांद पर नेटवर्क? वाह। हाँ, ये तो हुई पास्ट और प्रेजेंट की बात, लेकिन फ्यूचर, भविष्य में क्या दिख रहा है? हाल में वो रेडिट पर एक पोस्ट आई थी, उसकी बड़ी चर्चा थी। हाँ, जुलाई 2025 की रेडिट पोस्ट। हाँ। उसमें कहा गया कि नोकिया की एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने दूसरी कंपनियों को स्मार्टफोन बनाने के लिए पार्टनरशिप का ऑफर दिया है। अच्छा। हाँ, और टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि HMD वाला लाइसेंस 2026 में खत्म हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि नोकिया ब्रांड वाले स्मार्टफोन फिर से मार्केट में आ सकते हैं किसी नए पार्टनर के साथ? यही $1 मिलियन सवाल है। पोस्ट तो इसी तरफ इशारा कर रही है कि नोकिया शायद स्मार्टफोन ब्रांड को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहता। वो HMD की जगह किसी और को ढूंढ सकते हैं वापसी के लिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आज स्मार्टफोन मार्केट देखो, एप्पल है, सैमसंग है, इतने सारे बड़े चीनी ब्रांड्स हैं। क्या नोकिया नाम में अब भी वो दम है कि वो टिक पाए? यही सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ नाम और पेटेंट्स के दम पर इतने कंपटीशन में टिकना मतलब बहुत मुश्किल होगा। उन्हें कुछ बहुत ही हटके, कुछ खास लाना होगा। दूसरी तरफ इंडिया जैसे बड़े मार्केट में देखो, वोडाफोन आइडिया यानी VI, वो भी 5G लाने की तैयारी में है मार्च 2025 तक। और वो कह रहे हैं कि उनके प्लान्स जियो, एयरटेल से 15% सस्ते होंगे। अच्छा, VI भी 5G ला रहे हैं? हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि VI ने 5G इक्विपमेंट के लिए हाल ही में नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ 3.6 बिलियन की डील भी की है। ओह, तो VI का इक्विपमेंट नोकिया से आ रहा है? हाँ, मतलब नोकिया भी एक सप्लायर है। तो ये नोकिया के नेटवर्क बिजनेस के लिए तो अच्छी खबर है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये स्मार्टफोन मार्केट में वापसी की राह को और मुश्किल नहीं बनाएगा? कंपटीशन और बढ़ जाएगा? हाँ, ये दोनों तरफा चीज है। VI के आने से कंपटीशन बढ़ेगा, जो किसी भी नए स्मार्टफोन प्लेयर के लिए चैलेंजिंग होगा। लेकिन VI का नोकिया से इक्विपमेंट खरीदना ये भी दिखाता है कि नोकिया का कोर बिजनेस यानी नेटवर्क वाला वो कितना अहम है। उनका फ्यूचर अब सिर्फ फोन से नहीं जुड़ा। हाँ, सही बात है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और रहेगी। तो मतलब ये पूरी कहानी यही दिखाती है कि इनोवेशन और मार्केट लीडरशिप होना ही काफी नहीं है। अगर आप बाजार के बदलते ट्रेंड्स को नहीं समझते या रणनीतिक गलतियां करते हैं तो कितना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, सिम्बियन से चिपके रहना, विंडोज फोन चुनना, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम की ताकत को कम आंकना, ये सब बड़े सबक हैं। हाँ। ये कहानी बताती है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार बदलते रहना, अडेप्ट करना और कस्टमर क्या चाहता है उसे समझना कितना जरूरी है। उनका वो वादा कनेक्टिंग पीपल, वो शायद आज नेटवर्क इक्विपमेंट और लाइसेंसिंग के जरिए ज्यादा पूरा हो रहा है फोन के मुकाबले। सही कहा। अब बड़ा सवाल यही है कि HMD के रास्ते अलग होने के बाद और वो रेडिट पोस्ट को देखें तो क्या नोकिया सच में स्मार्टफोन मार्केट में वापसी करना चाहेगा और क्या कर पाएगा? क्या सिर्फ ब्रांड का नाम काफी होगा या फिर नोकिया का भविष्य अब पूरी तरह से बैक एंड टेक्नोलॉजी,
पेटेंट्स और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में ही सिमट कर रह जाएगा? बिल्कुल। एक टाइम पर लोगों को जोड़ने का जो आइकॉन था ये ब्रांड, वो आने वाले कल में हमसे कैसे जुड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।